हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वंदना खंडूरी हेयर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस की क्लास को। साइंस की प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था जो था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम उसी टॉपिक का एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 218 में गिवन है। आप देख सकते हैं इस टॉपिक में The generation of heat in a conductor is an inevitable consequence of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो भी आपका कोई भी कंडक्टर है और उसमें से अगर हीट जनरेट होती है तो कुछ ना कुछ आपका इलेक्ट्रिकल जो आपका करंट होता है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये कंपलसरी फ़र्क पड़ता है क्योंकि हीट जब प्रोड्यूस होती है तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इन मैनी केसेस इट इज़ अनडिज़ायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये अनडिज़ायरेबल होता है क्योंकि ये कन्वर्ट करता है यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में। इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट्स एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। और जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं तो ये हीटिंग क्या करती है, आपका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। जो भी कंपोनेंट्स उसमें यूज़ हुए हैं उन कंपोनेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है एंड उनकी प्रॉपर्टी को भी बदल देती है। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूज़फुल एप्लीकेशंस। और इसीलिए जो आपके हीटिंग इफेक्ट होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के उसके बहुत सारे यूज़फुल एप्लीकेशंस भी हैं। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन द जूल्स हीटिंग। और जो आपके यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, जैसे आपकी आयरन हो गई, टोस्टर, अवन, इलेक्ट्रिक केटल, हीटर, ये सारे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस ऐसे हैं जिसमें कि आपका क्या है, जो जूल्स हीटिंग पे बेस्ड है। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपके साथ डिस्कस किया था और उसी लॉ पे ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये उसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है ये लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या होती है, यूज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसमें, एक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जनरली यूज़ होने वाला, घरों में यूज़ होने वाले जो बल्ब होते हैं, तो उसमें भी आपका क्या है, हीटिंग जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है ऑब्वियसली बात है इसी पे बेस्ड है। आप अगर उस बल्ब को टच करोगे तो वो आपको अगर बहुत देर तक वो बल्ब चला है और आप उसको टच करते हो तो आपको एकदम गर्म लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हीटिंग इफेक्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ उसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये जो बल्ब है ये लाइट प्रोड्यूस करता है। हेयर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेटेड एज इट पॉसिबल। जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है, वो रिटेन करता है एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड, जितने भी हीट जनरेट होती है उस बल्ब में उस हीट को क्या करता है, रिटेन करता है जितना भी उससे हो पाए, जितना भी पॉसिबल हो पाता है, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत ही गर्म हो जाए एंड एमिट लाइट, और इसी वजह से क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एज सच हाई टेम्परेचर। ये मेल्ट भी नहीं होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। और इसीलिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जिसका नाम है टंगस्टन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि आपका फिलामेंट में जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें कौन सा मेटल यूज़ होता है, टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इसीलिए ये बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि अगर ये हॉट भी हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज़ भी हो जाए, तब भी ये लाइट एमिट कर सके, ये मेल्ट ना हो, मतलब आपका जो फिलामेंट है वो ख़राब ना हो पाए। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटेड सपोर्ट। ओके, और जो फिलामेंट होता है उसको थर्मली आइसोलेट मतलब सेपरेट किया जाता है एज मच एज पॉसिबल, जितना भी वो सेपरेट हो पाए, यूजिंग इंसुलेटेड सपोर्ट। ऑब्वियसली उसमें जो इंसुलेटेड सपोर्ट है किसी भी बल्ब में, उसके थ्रू क्या होता है, वो जो फिलामेंट है वो सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, थर्मली सेपरेट होना चाहिए। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली
इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। तो बल्ब्स में यूजुअली जो है केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फिल होती है ताकि फिलामेंट की जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा होने के लिए, उसकी जो मतलब बल्ब है उसका फिलामेंट बहुत टाइम तक काम कर सके और वो जो बल्ब है वो फ्यूज़ ना हो पाए। मोस्ट ऑफ द पावर consumed by the filament appears as heat, but a small part of it इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएट। तो जो आपकी फिलामेंट की जो क्या है, जितने भी पावर को कंज्यूम किया है उस फिलामेंट ने, जितनी भी हीट को कंज्यूम किया है, वो अपीयर एज हीट, वो हीट मतलब आपका ज़्यादा क्या होगा, वो हॉट होगा। एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, और उसका कम पार्ट क्या होता है, लाइट रेडिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अनदर कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग इज़ द फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब आपका एक और एप्लीकेशन दे रखा है, नॉर्मली जो जूल्स हीटिंग पे बेस्ड है वो है जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़ यूज़ होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स सर्किट एंड एप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फ्यूज़ होता है वो किसी भी सर्किट या एप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है। अगर सडनली कभी उनमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, बहुत ही हाई हो जाए, तो उनको क्या करता है, वो उस करंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, फ्यूज़। द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़ विद द डिवाइस। जो फ्यूज़ होता है उसको सीरीज़ में डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ये किससे बना होता है, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर से बना होता है जो कि मेटल से बनी होती है और एक अलॉय से बनी होती है। ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, एप्रोप्रिएट मतलब ऑब्वियसली बात है, जितना कि जिस हिसाब से हम जिस डिवाइस के लिए या जिस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम फ्यूज़ को बना रहे हैं उस हिसाब से मेटल लिया जाता है किसी भी फ्यूज़ को बनाने के लिए या फिर अलॉय को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा, ये इनकी वायर्स बनाई जाती हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, लेड एक्सेट्रा। इफ़ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, अगर आपका जो करंट है वो क्या हो जाए, लार्जर देन द स्पेसिफाइड, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा अगर उसमें सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज़ वायर इंक्रीजेज, तो जो फ्यूज़ वायर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस मेल्ट्स द फ्यूज़ वायर, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। द फ्यूज़ वायर इज़ यूजुअली encased in a cartridge of पोर्सिलिन एंड सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड्स। जो फ्यूज़ वायर होता है यूजुअली किसके अंदर, एक कार्ट्रिज होता है, लाइक कारतूस जिसको हम बोल सकते हैं। पोर्सिलिन एक आपका मटेरियल है, ये इसी के टाइप के सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड, ऑब्वियसली जो आपके एंड्स होते हैं मेटल के बने होते हैं। इस तरीके से इस फ्यूज़ वायर को क्या किया जाता है, उसके अंदर मतलब इस तरीके से ये वायर क्या होती है, बनती है। द फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस आर रेटेड एज, जो आपके घरों में यूज़ होने वाले जो फ्यूजेस होते हैं वो जनरली होते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। इस तरीके के आपके फ्यूजेस यूज़ होते हैं घरों में। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, जो आपका आयरन होता है वो जनरली कंज्यूम करता है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर को। ठीक है। जब 220 वोल्ट आपकी क्या होगी, वोल्टेज होगी, अ करंट ऑफ 1000 एम्पियर, ऑब्वियसली जो आपका करंट है 1000 बाई 220 एम्पियर, दैट इज़ 4.54 एम्पियर आपका फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में। अगर इलेक्ट्रिक पावर कितनी हो, 1 किलोवाट, एंड वोल्टेज हो आपकी 220 वोल्ट, तो आपका जो करंट होगा वो होगा 4.54। इन दिस केस आप 5 एम्पियर फ्यूज़ मस्ट बी यूज़। तो इस केस में आप लगभग 5 एम्पियर का फ्यूज़ को यूज़ करोगे क्योंकि करंट कितना है, 4.54 है। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचता है जो कि आपके पेज नंबर 219 में गिवन है, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा है
कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, कोई भी आप काम कर रहे हो किस रेट के साथ कर रहे हो वही आपकी पावर होती है। दिस इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है कितने टाइम में, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। इक्वेशन 12.21 गिव्स द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपकी जो इक्वेशन 12.21 थी, ये थी आपकी H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो आपकी इक्वेशन थी, इससे क्या पता चल रहा था, इसमें था रेट एट विच द एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो आपके कितनी रेट के साथ कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये इक्वेशन इसको डिनोट करती है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, इसको आप इलेक्ट्रिक पावर भी बोल सकते हैं। द पावर P इज़ गिवन बाय, आपका जो पावर होता है उसको हम डिनोट करते हैं P से, और उसको हम कैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12.19 में भी देखा था आपने कि P इज़ इक्वल टू VI होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू को रख देते हैं तो ये आ जाता है आपके पास आई स्क्वायर आर, ठीक है। और इफ़ हम यहाँ पे आई की वैल्यू को पुट करते हैं, सपोज आपको पता है ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू आई आर, अगर हम आई की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। तो ये आपके जनरली तीनों फॉर्मूले हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन रहेगी, ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ गिवन है आप उस हिसाब से इन फॉर्मूलेज को यूज़ कर सकते हो। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट, जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की वो वॉट होती है। W कैपिटल W से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Thus 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere is equal to 1 volt ampere, ठीक है। और ये जो आपकी जो मैंने यूनिट बताई थी, जब आपका 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा हो कोई भी डिवाइस, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो 1 वॉट हो जाता है। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर दैट इज़ 1 वोल्ट एम्पियर। द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल, जो आपकी यूनिट वॉट होती है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें 1 वोल्ट है 1 एम्पियर है, तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। तो जो भी आपके नॉर्मली जो जनरल जो यूज़ होने वाली जो आपकी यूनिट होती है वो है आपकी एक बड़ी लार्जर यूनिट है, दैट इज़ किलोवाट। इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट्स, और 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट्स होता है। सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ पावर इंटू टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ देयरफॉर वॉट आर। तो इसीलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वॉट इंटू आर, क्योंकि आपका इंटू टाइम है तो क्या हो जाएगा वो वॉट आर, ठीक है। 1 वॉट आर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ द पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। और अगर हम बोलेंगे कि 1 वॉट आर क्या है, तो वो एनर्जी जितना एनर्जी कंज्यूम हुई है 1 वॉट ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए 1 वॉट पावर अगर यूज़ होती है तो वही आपकी जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो है 1 वॉट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलो वॉट आवर। जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की जनरली यूज़ होने वाली जो आपकी यूनिट है वो है किलो वॉट आवर, और कॉमनली नोन एज यूनिट, ये आपकी कॉमनली नोन यूनिट है। ऑब्वियसली सब जगह यही यूनिट चलती है आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए। तो 1 किलो वॉट आवर इज़ इक्वल टू क्या होता है आपको पता है कि 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, तो 1000 वॉट इंटू 1 आवर में आपके 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इंटू 3600 सेकेंड्स इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाता है आपके पास 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड को हम यूजुअली और क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो आपकी जो 1 किलो वॉट आर की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि 1 किलो वॉट आर में होते हैं आपके 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये काम भी आता है। जनरली आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आपका जूल में ही पूछा जाता है।
तो कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये आपका लास्ट टॉपिक था और इसके बाद आपके न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के वो रह जाते हैं, जो मैंने आपको बोला भी था कि मैं अलग से वीडियोस में न्यूमेरिकल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ही डिस्कस करूँगी, तो आप वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। आज के लिए इतना ही है। इफ़ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।